नमस्कार, मैं रियल्टर आरजे आपके बीच में बात संपत्ति की, जैसा मैंने बताया था कि बात संपत्ति पर हम करेंगे चर्चा। और हमारे बीच में जो प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों के जवाब देने के लिए हमारे बीच में हैं आज रमेश टहलानी जी, जो कि सुख संपत्ति के फाउंडर मेंबर हैं और सीईओ भी हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे 1 मिनट का इंट्रोडक्शन रमेश जी टहलानी जी के बारे में, फिर हम चर्चा करेंगे आप सभी के जो सवाल हमारे पास आए हैं उस बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं। रमेश जी, आप हमें बताएं कि आप किस तरह से आपने ये स्टार्ट किया आपका सुख संपत्ति, और अभी आप कहाँ तक हैं इस जर्नी में, तो थोड़ा जनता को पता चले। स्कूलिंग के बाद एमबीए किया, एमबीए के बाद 8 साल बैंक्स में जॉब किया। उसके बाद जब आखिरी जॉब था दुबई में, वहाँ कुछ मन में कुछ कमी महसूस हो रही थी। नौकरी छोड़ के इंडिया आए तो लगा कुछ ऐसा कुछ करना है जिससे वैल्यू क्रिएशन हो। तो सर्वे किया, एक गैप मिला। रियल एस्टेट में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, काफ़ी गैप्स हैं, काफ़ी चैलेंजेस हैं। तो मुझे लगा इसमें कुछ कोशिश करते हैं। तो इसी को ऑब्जेक्टिव के साथ रियल एस्टेट बिजनेस शुरू किया, सुख संपत्ति में कंपनी शुरू की। और पर्पज़ यही है कि लोगों की कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करें, उनकी हैप्पीनेस, जो होम की हैप्पीनेस होती है, रियल एस्टेट की हैप्पीनेस होती है, उसमें किस तरह कंट्रीब्यूट किया जाए। तो इसी हमने जर्नी को शुरू किया और आज कारवां बनता गया। आज जो है आज आपके सामने है। बहुत बेहतरीन सर। तो हम सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे, जो कई सवाल हमारे बीच में आए हैं। तो प्रॉपर्टी से संबंधित कई ऐसे सवाल हैं जो कि बार बार पूछने को आते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो उन सवालों की झड़ी सी भी लग गई हमारे पास कई बार कि एक ही सवाल बार बार रिपीट हो रहा है। तो मैं सबसे पहले वही सवाल करूंगा सर आपसे कि प्रॉपर्टी के अंदर बताते हैं कि जो प्लॉट होता है या मकान होता है, तो कहते हैं कि टी पॉइंट पर नहीं लेना चाहिए। तो इसके बारे में आप थोड़ा बताएं कि टी पॉइंट आखिर है क्या। टी पॉइंट सुनकर के लोग एकदम संकोच क्यों करते हैं और उसको लेना पसंद क्यों नहीं करते हैं, जबकि मैं देखता हूँ कई जगह टी पॉइंट पर लोग रह रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से रह रहे हैं। अजमेर के काफ़ी लोग हैं जिनको मैं जानता भी हूँ और वहाँ उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा इस बारे में आप बताएं। सबसे पहले तो किसी भी वास्तु के ग्रंथ में टी शब्द का उल्लेख नहीं है, क्योंकि वास्तु संहिता लिखी गई थी लगभग 3000 साल पहले और अंग्रेज़ तो भारत में आए थे 275 साल पहले। तो टी शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। इसको बेसिकली तिराहा कह सकते हैं। आज से 3000 साल पहले जब वास्तु के नियम लिखे गए थे, वो मंदिरों, महलों, किलों के लिए लिखे गए थे। तो अगर किले का प्रवेश द्वार टी पर होगा, जहाँ 3 राहें होगी, तो उस पर आक्रमण करना आसान होता था। तो इसीलिए उस टाइम के वास्तुविदों ने सलाह दी कि ये ऐसे तिराहे पे मत बनाओ। इसके अलावा आज से 50-100 साल पहले देखा होगा, कई लोग नींबू मिर्ची जो तिराहे पे छिड़क जाते थे। तो लोग कहते थे तिराहे पे शैतानी शक्तियों का वास होता है या नकारात्मक शक्तियाँ रहती है, इसलिए यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। पर इसका प्रैक्टिकल रीज़न जो होता है वो ये होता है कि तिराहा होता है जो आज से 100 साल पहले जो मकान बनते थे। अगर एग्जाम्पल दे सिविल लाइन से आदर्श नगर में, वहाँ मैक्सिमम सड़कें क्या चौड़ाई है 20 फीट, 30 फीट, 40 फीट की। तो वहाँ अक्सर अगर पहले घोड़े चलते थे या टांगे चलते थे, रथ चलते थे, तो एक्सीडेंट हो जाता था। तो वहाँ अक्सर बच्चों को चोट लग जाती थी। तो वास्तु संहिता में लिखा हुआ है जहाँ तिराहा बनता है वहाँ वीथी होता है, वहाँ जहाँ वीथी होती है वहाँ संतान हानि का योग रहता है। पर ये रेलेवेंट था आज से 100 साल 200 साल पहले। आज जब चौड़ी सड़कें बन रही है, आज ट्रैफिक के नियम है, तो आज के दौर में टी पॉइंट पर लेना नुकसानदायक नहीं, बल्कि मेरी नज़र में फ़ायदेमंद है। क्योंकि अगर टी पॉइंट पर आपका होता है मकान, तो आपकी विजिबिलिटी अच्छी होती है, जिससे आपको सनलाइट, अगर आप ईस्ट और साउथ हो तो सनलाइट बहुत अच्छी आती है, आपके घर में बिजली का बिल कम आता है। और सीधी बात है कि सनलाइट आपको बॉडी को अच्छी मिल रही है तो ये बॉडी के लिए अच्छा होता है, विटामिन डी मिलता है। तो टी पॉइंट ख़राब नहीं होता है। लेकिन पहले के टाइम में तिराहे के कारण इसको अशुभ माना जाता रहा। बट आज अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, साइंटिफिक दृष्टि से देखा जाए, तो ये गलत नहीं होता। तो ये तो आपने बात कर दी रेजिडेंशियल की, लेकिन मैंने देखा है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी में लोग टी लेना पसंद करते हैं। टी तो फ़ायदेमंद है, सीधी सी बात है। आज जो दिखता है वो बिकता है। कमर्शियल में अगर किसी को बोर्ड लगाएगा तो टी पॉइंट पे उसकी विजिबिलिटी अच्छी रहेगी, हर आते जाते व्यक्ति को उसका बोर्ड दिखेगा, नाम दिखेगा, साइन बोर्ड दिखेगा, ब्रांड दिखेगा। बहुत बढ़िया। तो ऑफकोर्स उसका मार्केटिंग का पैसा बचेगा और बिजनेस भी ज़्यादा होगा। तो ऑफकोर्स कमर्शियल की तो फ़ायदे वाली सीधी चीज़ हुई। नहीं, बहुत सही तरह से आपने चीज़ बताई है। आपने इतिहास के माध्यम से सवाल का जवाब दिया है। आशा करते हैं कि कुछ लोगों के ये आपका ये जवाब काम आए, इसके अनुसार वो अपना निर्णय ले सकते हैं। दूसरा एक सवाल सबसे ज़्यादा आता है कि जैसे घर खरीदने के लिए, जो मैं खुद रियल एस्टेट में हूँ, पिछले 12-13 साल से काम कर रहा हूँ।
तो ईस्ट फेसिंग लेना चाहते हैं, नॉर्थ फेसिंग लेना चाहते हैं, लेकिन साउथ फेसिंग को इग्नोर करते हैं। जबकि मैं देखता हूँ अजमेर शहर में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि साउथ में रह रहे हैं और वो बहुत अमीर भी हैं, बहुत पैसे वाले भी हैं, तो फिर भी लोग साउथ फेसिंग को लेना इग्नोर क्यों करते हैं? और वो लोग क्यों रह रहे हैं अभी तक जो कि ऑलरेडी पैसे वाले हैं, क्या उनको दिक्कत नहीं आ रही? देखिए, साउथ फेसिंग तो मेरे ख्याल से पर्सनल ओपिनियन है, फ़ायदे वाला होता है। जब वास्तु संहिता लिखी गई थी तो दक्षिण भारत में जो किले बनते थे या महल बनते थे, उनमें दक्षिण से जो सूर्य की किरणें आती है, आपने देखा होगा सूर्य सुबह जो उदय होता है तो पूर्व में होता है और 9-10 बजे के बाद तेजी के दक्षिण में हो जाता है जी। तो दिन के समय दक्षिण की दिशा से काफ़ी तेज़ अल्ट्रावायलेट किरणें आती है, जिससे स्किन को नुकसान होता है और गर्मी भी ज़्यादा लगती है जी। अब पहले एसी पंखे तो होते नहीं थे, गर्मी से ना मुश्किल होता था, आरसीसी स्ट्रक्चर वगैरह बनते नहीं थे जी। तो पहले के समय में कहते थे जो किला बनाते थे उसका मुख्य द्वार पूर्व में रखा जाए ताकि सुबह मॉर्निंग सनलाइट मिलती रहे। मॉर्निंग सनलाइट से हमारे बॉडी को विटामिन डी मिलता है जो हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है। और 10-11 बजे बाद अल्ट्रावायलेट किरणें होती है जो स्किन को डैमेज करती है। तो कई लोग कहते रहे साउथ, स्पेशली साउथ में जहाँ ज़्यादा गर्मी लगती है तो वहाँ कहते हैं साउथ बंद रखो। अब आम आदमी पूछता था, उसको वैज्ञानिक पहलू बताना मुश्किल होता रहा, इसलिए उसको धर्म के साथ जोड़ के बता दिया कि शुभ होता है और यह शुभ होता है। आज अगर आप यूरोप में जाओगे, अमेरिका में जाओगे, वहाँ साउथ फेसिंग सबसे अच्छा माना जाता है कि वहाँ कहते हैं वास्तु इस हाउस शुड बी सन फेसिंग। सन फेसिंग, राइट। तो सन फेसिंग हाउस में जहाँ साउथ सबसे ज़्यादा दक्षिण से ही आएगा, सन उधर से आता है, तो क्योंकि वहाँ बर्फ़ पड़ती है, ठंड पड़ती है, तो वहाँ सूर्य की ज़्यादा गर्मी चाहिए होती है जी। तो साउथ मेरे ख्याल से अच्छा होता है। जिस घर में साउथ होता है वहाँ सूर्य किरणें अच्छी आती है तो वहाँ घर के बच्चे अग्रेसिव होते हैं, उनमें विटामिन डी की कोई कमी नहीं होती है, उनकी हड्डियाँ मजबूत होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और ये ना विज्ञान भी कहता है अगर सूर्य नहीं हो, सूर्य की किरणें हमारी बॉडी को ना मिले तो हम बीमार हो जाएंगे। अगर 2-3 दिन सूर्य ना निकले तो पृथ्वी पर 90% लोग खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल सही। तो ये जरूरी है। अब इसके पीछे मुझे लगता है एक षड्यंत्र भी है। जो सफल लोग हैं उनको तो मालूम है कि सक्सेस का फॉर्मूला साउथ है, लेकिन हर किसी को क्यों मालूम चले, इसलिए वो खुद तो साउथ लेते हैं और उनको मना करते हैं। माइट भी ये हो। हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी साउथ को इग्नोर करते हैं लोग, लेना नहीं चाहते हैं। अक्सर देखा गया है वो लोग जो पहली बार घर लेना चाह रहे हैं वो इग्नोर करते हैं, आशा करते हैं कि ये। इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, पहली बार घर लेते समय कई बार लोग सोचते कि उन जीवन का बहुत बड़ा निर्णय होता है, काफ़ी लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं, तो वो सोचते हैं यार कोई गलती ना हो जाए, तो इसलिए कोई रिस्क नहीं लेते। तो भाई किसी बड़े बुजुर्ग ने कह दिया साउथ में नहीं लेना चाहिए, तो ये वजह पता नहीं करते। हमारी जनरेशन भी देखा जाए तो हम कितनी बार वजह पूछते हैं, बस उन्होंने कह दिया नहीं तो नहीं लेना है। तो इस कारण से मैं कहता हूँ सवाल पूछिए, आप जितने भी रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, सवाल पूछिए, आपको सबके लॉजिकल वैज्ञानिक कारण पता चलेंगे और आप बेहतर डिसीजन ले पाएंगे। यस, ये बिल्कुल सही बात है। रवि कुमार जी ने हमसे सवाल किया है कि निवेश करने के लिए विला, प्लॉट या फ्लैट में से कौन सा ऑप्शन बेस्ट है? इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहली बात, हमारे इंडिया में स्पेशली मिडिल क्लास लोग ये कंफ्यूज हैं कि जब कोई प्रॉपर्टी लेते हैं उसका एंड यूज़ करना है या इन्वेस्ट करना है, ये दोनों चीज़ें अलग अलग होती है जी। जहाँ आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वहाँ आपका उद्देश्य होना चाहिए कि मेरी पूंजी की बढ़ोतरी हो, कैपिटल बढ़ती रहे, या मुझे इंटरेस्ट मिलता रहे, या किराया मिलता रहे। अगर आप एंड यूज़र हैं, आप खुद रहेंगे। अब इन दोनों को लोग मिक्स करते हैं इसलिए क्योंकि पहले आज से हमारे दादाजी ने किसी समय में बहुत सस्ते मकान ले लिया था, आज या ज़मीन ले ली थी, आज उसके रेट भी बढ़ गए। पर मुझे मालूम 50 साल पहले लोग निवेश के लिए प्रॉपर्टी नहीं लेते थे, ये पिछले 20-30 सालों से चलन बढ़ा है। तो कई लोग ऐसा होता है जो जिनको ज़िंदगी में एक ही प्रॉपर्टी लेने का मौका मिलता है, तो उनका यही होता है कि हम उसको इस्तेमाल भी करें और इसकी वैल्यू बढ़ती रहे जी। इस कारण से कई बार लोगों के डिसीजन गलत साबित हो जाते हैं। तो मैं इकोनॉमिक का फॉर्मूला बताऊंगा, रेट उसकी बढ़ेगी, कीमत उसकी बढ़ेगी जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी। जैसे कि प्लॉट जमीन सीमित है, पृथ्वी पर जमीन सीमित है और रहने योग्य जमीन और सीमित है जी। पहाड़ है, समंदर है, जंगल में लोग रह नहीं सकते, तो रहने योग्य डेवलप लैंड जहाँ पे सिक्योरिटी हो, आसपास स्कूल हो, मार्केट हो, शहर हो, ऐसी ज़मीनें बहुत कम है, इसलिए उनकी डिमांड ज़्यादा रहती है। जिस तरह जनसंख्या बढ़ती जा रही है उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, लेकिन ज़मीन सीमित है, इसलिए सबसे ज़्यादा जो रेट बढ़ती है वो ज़मीन की बढ़ती है। अब उसके ऊपर 2 ऑप्शन होते हैं, विला, मकान या फ्लैट। अब जो कंस्ट्रक्शन होता है वो डेप्रिशिएट होता है, उसकी वैल्यू घटती जाती है। ऑफकोर्स कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ती जाती है, लेकिन उसकी हर साल डेप्रिशिएट भी हो जाती है, हर 5 से 10 साल में उसको हमें रिपेयर कराना पड़ता है, पेंट करना पड़ता है। तो अगर आपने मकान लिया तो उसमें ये मान के चलते हैं अगर 50% लैंड रेशियो है, 50% कंस्ट्रक्शन का है, तो लैंड पार्ट है वो तो बढ़ता जाएगा, लेकिन कंस्ट्रक्शन पार्ट घटता जाएगा। तो नेट में आपको रिजल्ट मिलेगा ज़मीन से कम। सबसे ज़्यादा अप्रिसिएशन आएगा ज़मीन में, उसके बाद आएगा विला में,
और फ्लैट में सबसे कम इसलिए आता है क्योंकि विला में फ्लैट में जमीन का कंपोनेंट बहुत कम होता है। मान लीजिए 10 मंजिला इमारत है तो जमीन का कंपोनेंट ओनली 10% रहा, तो वहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी उसका 10% ही आपको मिलेगा। तो अगर आपका पर्पज़ इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल बढ़ाना है, तो ज़मीन में कीजिए। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको टैक्स बेनिफिट भी चाहिए होता है, रेंटल इनकम भी चाहिए होती है, तो उनके लिए पहला ऑप्शन विला होना चाहिए। और वो अगर अफोर्ड नहीं कर सकते या रहना हो तो फ्लैट सबसे बढ़िया ऑप्शन देता है। तो तीनों ही सवालों के जवाब अलग अलग तरह से हैं। आप तीनों अपने की हिसाब जरूरत से अलग अलग है, तीनों के पर्पज़ अलग अलग है, तीनों के ऑब्जेक्टिव अलग अलग है। सर एक बहुत बढ़िया सवाल आया है, ये तन्विक जी ने पूछा है, अभी मल मास चल रहे हैं, क्या मल मास में प्रॉपर्टी ले सकते हैं? देखिए, अगर धार्मिक और आध्यात्मिक देखा जाए तो पहले मल मास में कोई भी शुभ कार्य को वर्जित माना जाता था। अब मैं ये सवाल पूछूंगा, जब ये ऋग्वेद या वेद लिखे गए थे, उपनिषद लिखे गए थे लगभग 2-3 हज़ार साल पहले, तब क्या प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती थी? क्या प्लॉटिंग होती थी? क्या एडी के पट्टे होते थे? नहीं नहीं। उस टाइम प्रॉपर्टी परचेज करता ही नहीं था। उस टाइम जो भी किसान होता था उसके बाद जो जमीन होती वहीं रहता था जी, या शहर में होता था। तो किसी भी अगर देखा जाए, हाँ, अगर लोग मानते हैं घर लेना शुभ है तो उसको अगर मलमास से जोड़ेंगे तो ऑफकोर्स। लेकिन मलमास के लिए क्यों मना किया जाता है? एक्चुअली हमारे भारत में जो ये मलमास का समय होता है 15 दिसंबर से 14 जनवरी के बीच का समय होता है, इस समय कड़ाके की ठंड पड़ती है। यस यस। पहले के समय में ट्रांसपोर्टेशन, बसेज नहीं होती थी, कारें नहीं होती थी, टू व्हीलर नहीं होते थे, एक गांव से दूसरे गांव जाना मुश्किल होता था, घोड़ों पर, गधों पर या इन पर जानवरों पर निर्भर रहते थे। तो अब अचानक रात हो रही है, ठंड पड़ रही है, एक जगह गांव से दूसरे गांव जाना मुश्किल होता था, तो इसलिए कहते थे इस समय शुभ कार्यों को नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक अगर मान लीजिए किसी रिश्तेदार की शादी है, दूसरे गांव जाना हो तो सर्दियों में मुश्किल होता था, तो इसलिए कहते थे। उस टाइम 2 शुभ कार्य माने जाते थे, एक तो विवाह, उपनयन संस्कार, और एक माना जाता था जैसे गृह प्रवेश कहते, तो कई लोग नया गृह प्रवेश करते थे। अगर आपके मन में आपकी परंपरा के प्रति सम्मान है तो आप गृह प्रवेश को टाल सकते हैं, पर मकान खरीदना, टोकन देना, मकान शुरू करना, इसका मलमास से कोई लेना देना नहीं है। बट वही सीधी बात है, जैसे पहले बताया, आदमी बहुत बड़ा इन्वेस्ट करता है तो सोचता है मैं कोई रिस्क ना लूँ, कोई गलत काम ना करूँ, इसके लिए थोड़ा अज्ञात का भय रहता है, बाकी वैज्ञानिक कोई कारण नहीं है। हाँ नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने देखा है, अगर वेट कर सकते हैं उस सिचुएशन में लोग इंतजार कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई अच्छी डील होती है तो शायद वो डील कर भी लेते हैं। आजकल हो गया है, पिछले 3-4 साल से देख रहा हूँ, मलमास और श्राद्धों में भी काफ़ी अच्छा बिजनेस हो रहा है, प्रॉपर्टी ले रहे हैं। इवन जैसे कहे सावे होते हैं शादियों के, आजकल सावों के अलावा भी शादियाँ हो रही है, तो आजकल बदल रहा है जमाना। सवाल के अंदर भी एक सवाल है, मासूम सा सवाल है कि सर क्या मलमास में टोकन में नहीं दे सकते, जैसा आपने भी बताया? दे सकते। सो एक सवाल बहुत अच्छा है कि क्या चीज़ें हमको ध्यान रखनी चाहिए जब हम एग्रीकल्चर लैंड, इसमें लैंड लिखा है, प्लॉट नहीं, एग्रीकल्चर लैंड हम खरीद रहे हो, उस समय हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? बिकॉज सबसे ज़्यादा जो फ्रॉड या दिक्कतें होती हैं वो एग्रीकल्चर में होती है। इस बारे में थोड़ा सा आप थोड़ा इतिहास में चलेंगे तो 12,000 साल पहले जी एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन शुरू हुई। उससे पहले हम इंसान थे, होमो सेपियन थे, वो जानवरों के जंगल में रहते थे, वानर की तरह रहते थे। तो जैसे ही हमारे हाथ में कृषि लगी, खेती का आविष्कार हुआ जी, उसके बाद से इंसान को लगने लगा कि जितनी ज़्यादा ज़मीन होगी उतना ज़्यादा अनाज होगा और उतना ज़्यादा समय तक हम आराम से जी सकेंगे। यस यस। तो हमारा लाइफ बेटर होगी, तो इस कारण लोग ज़मीनों पे कब्जा करने लगे। आज जितने भी इतिहास में युद्ध हुए हैं वो सिर्फ ज़मीनों के लिए हुए हैं जी। तो ज़मीनों का बेसिकली एग्रीकल्चर ही होती थी, कि जितनी ज़्यादा ज़मीन होगा उतना समृद्ध राज्य होगा, जितना उतना पावरफुल राजा होगा। बिल्कुल सही है। तो ये अभी से नहीं, 12,000 साल से पहले चलता आ रहा है। तो आज तक इतिहास देखा जाए, जितने भी सबसे ज़्यादा मर्डर हुए हैं ज़मीनों के कारण हुए हैं, और वो ज़मीनें देखोगे तो एग्रीकल्चर ही मिलेगी। चाहे विश्व युद्ध भी हुआ तो ज़मीनों के लिए हुआ, महाभारत भी हुआ तो ज़मीनों के लिए हुआ। तो ज़मीन हमेशा विवाद का रहा है, लेकिन निवेश के लिए भी जैसे कहा जाए ज़मीन बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होती है। और जिसके पास ज़मीन होती है, मेरे दादाजी कहते हैं जिसके पास ज़मीन और सोना है वो तो राजा होता है। जी जी। तो ज़मीन लेने के लिए कई कानून बने। इस कानूनों का पर्पज़ यही है कि आम आदमी अगर निवेश कर रहा है या इस्तेमाल के लिए ज़मीन खरीद रहा है जी, तो उसको कोई दिक्कतें ना हो। तो एग्रीकल्चर ज़मीन खरीदते समय सबसे पहले ये देखना चाहिए कि जनरल है या एससी है, क्योंकि जनरल आदमी एससी की लैंड नहीं खरीद सकता है, एससी की लैंड खरीद सकता है जी। दूसरा, मास्टर प्लान में देख लेना चाहिए कि उसका मास्टर प्लान यूज़ क्या है। कई ऐसी ज़मीन होती है जो जिससे रोड निकलना होता है, या कोई एजुकेशन बेल्ट में होता है, या किसी तालाबी ज़मीन होती है जी। तो ये हमें मास्टर प्लान देख के लेंगे तो आपके साथ धोखे होने की संभावना कम है। तीसरा, जमाबंदी चेक करना चाहिए, नाम किसके है, जमाबंदी किसके नाम से है, क्या उसी से डील हो रही है।
इनके पूरे तरमीम यानी पूरी नाप चौक और सही मार्किंग है कि नहीं है, मौके पे जाके देखना चाहिए, जो पेपर में दिखाया गया है वही है या नहीं है जी। और सबसे बढ़िया चीज़ है किसी एक्सपर्ट रेपुटेड रियल एस्टेट एजेंट से या किसी वकील के साथ लेके करेंगे। जी, जी। अगर आपको अनुभव नहीं है तो आपके लिए डील करना आसान होगा। इंडिया में जितने भी अभी कोर्ट केसेस है आधे से ज़्यादा, यानी मैंने पढ़ा था कहीं 54% केसेस सिर्फ लैंड के ऊपर है। तो विवाद का काफ़ी विवाद होते हैं। जी, जी। तो सावधानी से लेना चाहिए। आपके करोड़ों की अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं लाखों का, तो अगर किसी वकील को रियल एस्टेट एजेंट को कुछ देंगे तो आपका हो सकता है वो इंश्योरेंस का काम करे। बेशक वो बहुत काम आएंगे इस बारे में और आपको बचा सकते हैं उस किसी फ्रॉड होने से, और अच्छी चीज़ लेने से भी आपको बता सकते हैं कौन सी लेनी चाहिए कि नहीं। सर एक सवाल और बहुत बढ़िया है अजमेर वासियों के लिए कि अगले 5 वर्षों में कहाँ इन्वेस्ट करें जहाँ अच्छे रिटर्न्स मिले। रिटर्न सबको चाहिए। देखिए, हम इन्वेस्टमेंट के लिए जब क्लाइंट को रिकमेंड करते हैं तो हम ये देखते हैं अगले 5 साल में मास्टर प्लान के अनुसार कहाँ कहाँ डेवलपमेंट होना है, किस जगह नए इंस्टीट्यूशन आ रहे हैं, कहाँ हॉस्पिटल बन रहे हैं, कहाँ हाईवे निकल रहे हैं, कहाँ रोड्स बन रहे हैं, या गवर्नमेंट ने किस तरह आर जोन डिक्लेयर किया है। तो पिछले 5 सालों में देखा होगा आपने, जनान हॉस्पिटल के आगे, पुष्कर बाईपास के आसपास और ये जयपुर रोड के आसपास काफ़ी डेवलपमेंट है। अभी जैसे आने वाला IT पार्क है या मेडिकल कॉलेज आ रहा है, आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी आ रही है, ये सारी चीज़ अजमेर उत्तर में आ रही है। और ये उत्तर की तरफ ये आप देखेंगे जयपुर रोड से लेके पुष्कर बाईपास पदमपुरा के बीच में और ये जनान अस्पताल से लेके चाची हाउस के बीच में, बिल्कुल ये अगले 5 साल में काफ़ी हॉट रहने वाला है। अगर आप रेजिडेंशियल लेना चाह रहे हैं या इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो इन एरियाज़ में कीजिए, और काफ़ी अच्छा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो पिछले 5 सालों में काफ़ी इन्वेस्टर ने कमाया है और अगले 5 सालों में वहीं कमाएंगे। बहुत सुंदर सर। मैंने कुछ दिन पहले आपका ब्लॉग भी पढ़ा था सैटेलाइट सिटी के बारे में। कुछ इस तरह का ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो दूसरे देखा शहरों में जाए हमेशा हर शहर हर 5 से 10 साल में बॉर्डर एक्सपांड करता है। तो अगर पिछले 10 साल में देख रहे हैं, आज से 30 साल पहले मानसिंह होटल मानसिंह के आगे बॉर्डर होती थी, आज से 20 साल पहले स्टीवन चौराहे पे बॉर्डर होती थी, आज से 10 साल पहले बेरू ढाबे पे होती थी, अब पुष्कर बाईपास बॉर्डर हो गया। तो ऐसे बॉर्डर एक्सपांड होता है और ये मैक्सिमम होता जा रहा है अजमेर नॉर्थ की तरफ। साउथ में जाते हैं ना, कुछ लिमिटेशन है, जैसे माखुबरा आ गया, वहाँ पहाड़ियाँ आ गई, वहाँ रहने योग्य नहीं है। मदार की तरफ जाते हो वहाँ भी पहाड़ियाँ आ गई, वहाँ भी रहने योग्य नहीं है। ब्यावर रोड पे जाते हो तो वहाँ पे भी ऑलमोस्ट वहाँ हाईवे से पहले तक जा चुका है। अब क्या होता है, कई लोग प्रेफर करते हैं इंडस्ट्रियल एरिया से दूर रहे जी, रेलवे लाइन से दूर है, इस कारण से लोग अजमेर नॉर्थ की तरफ ज़्यादा प्रेफर करते हैं, साउथ की मतलब कम प्रेफर करते हैं। एक सवाल सर ये आया है कि क्या अजमेर में फूल सागर है एक, जो कायड़ चौराहा मेडिकल कॉलेज के पास में, उसके आसपास विलेज ट्यूरर के नाम से कोई गवर्नमेंट प्लान आने वाला है क्या? राजवीर जी ने ये सवाल किया है। मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं सुना इस बारे में। जी जी जी। एक सवाल और आया है, वैशाली नगर एक जो बहुत ही पॉपुलर हो चुका है और बहुत काफ़ी अधिक वहाँ कीमतें हो गई हैं अजमेर में। तो आपके विचार से वैशाली नगर में प्रॉपर्टी की कीमतों का क्या भविष्य है? देखिए क्या होता है, अगर आप इकोनॉमिक्स में एक होता है ग्रोथ कर्व कहते हैं जैसे, तो जब कर्व होता है ग्रोथ का, शुरू में ऐसे स्टीप होता है जी, और बाद में ऐसे हो जाता है जी। तो क्या होता है, किसी भी नए एरिया में जाएंगे तो वहाँ ग्रोथ के परसेंटेज टाइम से देखेंगे तो ज़्यादा बढ़ता है। बिल्कुल। अब अगर 100 रुपये की चीज़ 150 रुपये हो गई जी, 100 रुपये 50 रुपये बढ़े, लेकिन 50% बढ़ा है। जी जी जी। लेकिन 10,000 की चीज़ अगर 11,000 हुई तो बड़ा तो 1,000 है, लेकिन बड़ा 10% है। 10%। तो परसेंटेज टाइम से कैलकुलेट करेंगे तो वैशाली एक ऐसा एरिया है जिसकी रेट्स बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अजमेर में इस तरह के बायर 1% से भी कम है, 1% से भी कम। हाँ, तो मैं लोगों को ये सलाह देता हूँ, इन्वेस्ट करना हो तो नए एरियाज़ में जाइए। वैशाली नगर एरिया एंड यूज़ के लिए बढ़िया है। अगर आपको लगता है भाई जहाँ सारी सुविधा है, मॉल, हॉस्पिटल, मार्केट सब चाहिए, तो वैशाली है, बहुत अच्छा है। पर यहाँ लाखों कुछ मिलता नहीं है, यहाँ आपको करोड़ों में अगर बजट है आपका तो वैशाली में जा सकते हैं। इन्वेस्ट करना हो तो नए एरिया में जाएंगे, वो बेटर रहेगा। वैशाली नगर इज लाइक FD, यहाँ आपको 6, 7, 8%, 10% ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद ना करें। अगर इससे ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो मैं कहूँगा पंचील से आगे माकड़वली जाए या जनाना के आगे जाए, कायड़ की तरफ जाए, वहाँ आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे। मतलब अगर आप स्वयं इस्तेमाल करना चाहें तो वैशाली बहुत अच्छा है, अफोर्ड कर सकें तो, और अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप अजमेर देखिए, पिछले 10 साल में शास्त्री नगर, सिविल लाइन जो पुराने एरिया थे, उनकी रेटें कहाँ बढ़ी? ऑलमोस्ट सेम रेट है, ज़्यादा बढ़ी नहीं, वही स्टेबल रेट है। तो वैशाली में एक बार ऐसा आएगा, सिचुएशन पॉइंट आएगा जिसके बाद रेट ज़्यादा बढ़ती नहीं है। जी। एक सर दिलीप जी ने एक सवाल किया है कि एक हम घर खरीद रहे हैं जिसमें कि पहले से ही एक लोन चल रहा है, तो उस केस के अंदर क्या हमें होम लोन क्लोज करा देना चाहिए या फिर ट्रांसफ़र करवा लेना चाहिए? अगर आपके पास खुद का फंड है तो ऑफकोर्स क्लोज करना चाहिए। अच्छा। अगर आपका फंड नहीं है, लोन पर डिपेंड है, तो ट्रांसफ़र करना चाहिए। बहुत सुंदर सीधा सवाल।
सीधे सवाल का सीधा जवाब। एक और सवाल आ रहा है सर, जो बार बार अखबारों में आ रहा है एडीए संबंधित। मयंक जी ने किया है कि एडीए जो है, एडीए इज़ नॉट फंक्शनल, सो इन दिस सिनेरियो रिंग रोड एंड अदर प्रोमिसेस, योर एक्सपर्ट एडवाइस प्लीज़। अनुभव के आधार पे तो यही कह सकते हैं कि कुछ भी कहना मुश्किल है। हो सकता है रोड 1 साल बन जाए, हो सकता है 5 साल लगे, क्योंकि ये चीज़ें निर्भर करती है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, पॉलिटिकल डिसीजंस के ऊपर। अच्छी बात है अगर ऐसे रिंग रोड बन जाती है, ऐसी रोड्स बनती है, तो अजमेर की ग्रोथ होगी, पर ये कब बनेगी इसके लिए मैं सही व्यक्ति नहीं हूँ इस सवाल का जवाब देने के लिए। एक सवाल और आया सर रोहित जी की तरफ से कि टाउनशिप के रिजर्व पड़े हुए प्लॉट्स के पट्टे कितने टाइम में मिल जाते हैं। अगर आपके टाउनशिप का पूरा डेवलपमेंट हो चुका है और जो डेवलपमेंट अथॉरिटी के नॉर्म्स मीट कर रहे हैं, तो आप अप्लाई करते हैं, उसके 30 ऑफिशियल टाइम 30 से 45 दिन का रहता है। अब ये ऑफिशियल टाइम है, अब अनऑफिशियल डिपेंड करेगा जी ऑफिसर की अवेलेबिलिटी पर, उसकी विजिट्स के ऊपर। ऑफिशियल टाइम तो 30 to 40 डेज है। एक सवाल और आया सर, ये बहुत ज़रूरी भी हो सकता है, अगर थोड़ा सा प्रकाश डालें, कि व्हाट अबाउट गोल्डन ट्यूलिप फ्लैट्स इन अजमेर। एक पुरानी सोसाइटी है जहाँ लोग तकलीफ़ में हैं। उसके लिए भी एनसीएलटी में केस गया है, तो कई बिल्डरों ने इस पर इंटरेस्ट दिखाया है, तो मेरे ख्याल से 1-2 महीने में जल्दी इसका नया स्टेप्स, जो नया जो कार्रवाई चल रही है उसके बारे में सबको पता चल जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। रमेश टहलानी सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना समय दिया, और ये कुछ 10-12 सवाल थे जो कि मैं चाह रहा था कि दर्शकों तक इस तरह के सवाल के जवाब जाएं, बिकॉज अलग अलग प्रकार के वो अपने मन में दूसरों से सुनी हुई कहानियाँ चलती रहती हैं। सो आज के लिए बस इतना ही करेंगे हम, और फिर से वापस इस घड़ी में हम वापस आएंगे और सवालों के साथ में। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके सवाल हमारे बीच में आएँ, और जो एक्सपर्ट हैं हमारे साथ में, रमेश टहलानी सर एक्सपर्ट हैं, अगर उनसे आप सवाल करना चाहते हैं तो हमारे ये नंबर हैं, इन नंबर्स पर आप अपने सवाल छोड़ सकते हैं। 9828118089, 9828118898, इन नंबर्स पे आप अपने सवाल छोड़ सकते हैं, और वापस से हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। थैंक यू रमेश सर।